नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं विसाल आजम और आप देख रहे हैं खबर खास में आज हम खास तौर से इस बात को लेकर तस्करा करेंगे, इस पर हम बातचीत करेंगे कि जो नतायज आए हैं 5 रियासतों के, इन नतायज का पैगाम क्या है और क्या ऐसे मुद्दे हैं जो ऐसा लगता है कि इन नतायज में हावी रहे हैं। क्या सिर्फ मुद्दों ने नतायज इस तरह के सामने लाए हैं या फिर इसमें किसी पॉलिटिकल पार्टी की बहुत ज़्यादा मेहनत या किसी की तसाहुली, क्या क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जिसने इन नतीजों को मुतासर किया है और जो नतीजे आए हैं यहाँ से आगे अब रियासतों की तरक्की में और कुल मिलाकर मुल्क की तरक्की में, अमन और शांति में कितना यह किरदार अदा कर पाएंगे, इसी पर हमारी बातचीत होगी। तो अगले आधे घंटे हम अपने साथ कई मेहमानों को शामिल करेंगे और उनसे बातचीत करेंगे कि इन नतीजों का दरअसल पैगाम क्या है। और जिस तरह कई तरह के नैरेटिव्स चले थे चुनाव के दौरान, जब तशहीरी मुहिम चल रही थी, कहीं से ये बात सामने आई थी कि ये 80-20 की लड़ाई है, फिर उसकी कई उसके जो है तशरीहात सामने आई कि इसका मतलब ये है। फिर कुछ इस तरह की बात आई कि एक डिवीज़न है, कुछ ये बात आई कि नहीं, मुद्दे इतने ज़्यादा हावी हैं कि वो मुद्दे इस बार अवाम की जहन साजी कर रहे हैं खुद ब खुद। फिर एक बात ये आई कि जिस तरह से अपोजिशन पार्टियां हैं उन्हें जितना मुतहर्रिक होना चाहिए था वो ज़मीन पर उस तरह से मुतहर्रिक नज़र नहीं आ रही हैं। अवामी मसाइल को लेकर, अवाम से जुड़े मुद्दों को लेकर वो इस सड़क पर उतर नहीं रही हैं। हालांकि इस बारे में कुछ एक पार्टियों ने अपनी तरफ से ये बातें कही हैं कि हमारे नेता ने या हमारे नेता ने इतने लंबे अरसे से इस पर काम किया है, लेकिन कुल मिलाकर ये एक ज़रूर जहन में बात थी लोगों के कि दरअसल अपोजिशन जो है वो नज़र नहीं आ रहा है। तो क्या अब इस बार का जो मैंडेट है उसने, जिस तरह से उत्तर प्रदेश की सियासत में एक लंबे अरसे के बाद ऐसा हुआ है कि कोई पार्टी दोबारा फिर इक़्तिदार में आ रही है और मुमकिन है कि वही चेहरा भी फिर सीएम बने, तो ऐसे में एक ये तब्दीली उत्तर प्रदेश की आवाम ने सामने लाकर रखी है। इसका मतलब है कि आवाम की पसंद कहीं ना कहीं वो थे और इसलिए एक बार फिर आवाम ने बीजेपी को यह मौका दिया। लेकिन साथ ही साथ ये देखना है कि क्या अपोजिशन पिछले बार के मुकाबले में अपोजिशन की कुछ हैयत में तब्दीली आई है, अपोजिशन कुछ मजबूत हुआ है, कमज़ोर हुआ है, पैगाम क्या है, इसी पर हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ 4 खास मेहमान जुड़ेंगे इस पूरे मुहासे में। हमारे साथ होंगे प्रेम कुमार जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं और अक्सर हम उनके साथ इन मुद्दों पर बात करते रहे। हमारे साथ है मोहम्मद अमीन, पॉलिटिकल एनालिस्ट, और प्रभात राय, पॉलिटिकल एनालिस्ट, और मुहिबुल हक, प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस AMU। ये खालिसतन हमने दरअसल इस मुबाहिसे को इसलिए आज रखा है कि इसमें हम उन लोगों से इस बात को समझने की कोशिश करें, इन तमाम लोगों से, कि दरअसल इसका मकसद क्या है, इसका पैगाम क्या है। इसलिए आज हमने सीधे तौर पर किसी पॉलिटिकल लीडर को इसमें शामिल नहीं किया। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत इस्तकबाल है। मुहिबुल हक साहब, मोहम्मद अमीन साहब, प्रेम कुमार साहब और प्रभात राय साहब। मैं शुरुआत करना चाहूंगा, इसमें हम जो है प्रभात राय साहब को मेरी आवाज मिल पा रही है क्या? जी हाँ, मिल रही है जी। प्रभात राय साहब, आपका इस्तकबाल है। ये फैसला 2022 हमारे सामने है और इस फैसले में बहुत सारी चीजें देखने को मिल रही हैं। एक तरफ जहां 4 रियासतों में बीजेपी ने कामयाबी हासिल की है, वहीं गोवा में आम आदमी पार्टी जो है वो बड़ी कामयाबी के साथ आ गई है। उत्तर प्रदेश में जो सियासत जिस तरह से होती रही है उसमें एक तब्दीली ये नजर आ रही है कि एक ऐसी पार्टी जो दोबारा बरसक इक़्तिदार आ गई है पिछले 35-40 सालों के बाद, और इतना मतलब अवाम ने इतनी मजबूती जरूर दे दी है कि आप आराम से, मतलब इसको हम कह सकते हैं कि मोर और लेस 2/3 जो है मेजॉरिटी के करीब या आधे से ज्यादा। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या ये वो नतीजा है जिसकी उम्मीद की जा रही थी और इसका पैगाम क्या है? शुरुआत उत्तर प्रदेश से। जी प्रभात राय साहब। जी जनाब, सारा मामला यह है कि उत्तर प्रदेश में जो पैगाम दिया है आवाम ने, जी, इंतखाबात, इस चुनाव के पश्चात जो उनका पैगाम है वो ये है कि देखिए, मिलकर लड़ेंगे अगर अपोजिशन के लोग तो फतेह होगी, और जो है इस तरह बटकर लड़ेंगे तो फिर वोटों
जो बंटवारा है वो फतेह कराएगा भाजपा को। जिस तरह वादी ढंग से अखिलेश लड़े तो शिकस्त तो एकदम तय हो गई थी उसी वक्त, जिस वक्त उन्होंने अन्य पॉलिटिकल जमातों की, जो अपने को सेकुलर जमातें कहती हैं और बीजेपी के विरोधी हैं, उनको तरफ करके यहाँ तक कि चंद्रशेखर आजाद तक को उन्होंने अपने साथ नहीं शामिल किया, जो उनसे दरखास्त करते रहे निरंतर कि भाई देखिए मैं बहुत बड़ी ताकत हूँ दलितों के अंदर, कम से कम पश्चिम उत्तर प्रदेश में। और ये तो सभी को मालूम था कि मायावती, बहन मायावती का अंदर खाने एक पूरी तरह से पैक्ट हो चुका है बीजेपी के साथ, और वो चुनाव के अंदर सिर्फ नाम मात्र के लिए सामने आई है, और वो अपने तमाम वोटों को सीधे सीधे ट्रांसफर करा देंगी बीजेपी की तरफ, जैसा हुआ भी। अभी इस वक्त 46-45% तकरीबन वोटें भाजपा को मिली और करीब 39% से ज्यादा वोटें अखिलेश यादव को मिली। करीब 10% वोटें मायावती को मिली, जैसा कि 18-19% मिलती रही हैं उनको अब तक, 17-18% जो वोट कास्ट होता है दलितों का। लेकिन इस बार वो उधर खिसक गया भाजपा की तरफ। तो सबसे बड़ा काम तो यही है मेरी राय में कि ये शिकस्त है, बेसिकली ये व्यक्तिवादी आचरण की शिकस्त है। अखिलेश अगर थोड़ी सी समझदारी से काम लेते, हम लोग आपके चैनल पे कई बार आया हूं, मैंने उस वक्त भी फरमाया था, कहा था आपसे कि देखिए इस तरह दलित वोटों की उपेक्षा इनको भारी पड़ेगी, और जिस तरह से जातिवादी ढंग से ये लोग अभी भी चुनाव लड़ रहे हैं, ये लोग माई जो उनका फॉर्मूला है ना, मुस्लिम और यादव, ये कामयाब होने वाला नहीं है। क्योंकि देखिए भाजपा के पास इतनी शानदार मशीनरी है, इतनी दौलत है, कॉर्पोरेट उसके पीछे है, और सबसे बड़ी जो अंदर खाने जो पोलराइजेशन किया और खुलकर भी किया उन्होंने। हमारे जो योगी महाराज हैं, उन्होंने कहा 80 बनाम 20% है, खुले आम पोलराइजेशन की कोशिश हुई। लेकिन इधर जो है पोलराइजेशन लोगों का नहीं किया गया, सब जातियों का नहीं किया गया, उधर तो पोलराइजेशन करना। लेकिन प्रभात राय साहब, एक बात तो ये भी है कि ठीक है अखिलेश जीत के उस मकाम तक नहीं पहुंच पाए, लेकिन मेरा सवाल ये है कि जो मैंडेट अभी आया है, इस मैंडेट को तो मंजूर भी करना है, इसे सलामी भी देनी है, और इस मैंडेट से उम्मीद क्या कर सकते हैं आप? इस मैंडेट से यही उम्मीद की जा सकती है अब की जो है इससे वो ये अपोजिशन सबक सीखे, आगे 24 दूर नहीं है। अगर इनको उसमें फतेहाब होना है और फिरका परस्त ताकतों को शिकस्त देनी है, ये अगर सेकुलर लोग हैं और इनको फिरका परस्ती को इस मुल्क में शिकस्त देनी है, तो इनको एक होकर लड़ना पड़ेगा। चाहे बहन मायावती हो, मायावती भी अपने को सेकुलर जमात की समझिए तरफदार मानती हैं, चाहे वो ममता बनर्जी हो, चाहे वो अखिलेश हो, उत्तर प्रदेश में बड़े लीडर के तौर पर वो खुद अपने दम पर आए हैं इस बार। यकीनन ये बहुत बड़ी कामयाबी है। मैं अगर अपने दम पर जो उनको कामयाबी मिली है उसका हम इस्तकबाल करते हैं। कारण क्या है कि 39% वोट लाना अपने दम पर, क्योंकि वो जय चौधरी तो बहुत छोटा सा किरदार थे, थोड़े से इलाके में उनको सीटें दी गई, अता की गई, लेकिन ये सबसे बड़े किरदार बनकर उभरे जिन्होंने अपनी 56 सीटों को बदल दिया 125 सीटों में। तो इसलिए उनकी कामयाबी को तो सलाम करना पड़ेगा, लेकिन उनकी रणनीति जो है वो असफल रही। ठीक है प्रभात राय साहब, मैं फिर आपके पास आऊंगा। मोहम्मद अमीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अमीन साहब, ये जो फैसला है 5 रियासतों का, और जाहिर है कि उसमें सबसे बड़ी रियासत उत्तर प्रदेश है, इसलिए इस पर थोड़ा ज्यादा हम फोकस कर रहे हैं। पंजाब में बीजेपी को लोगों ने नकार दिया, पंजाब में कांग्रेस को वहां लोगों ने नकार दिया, यानी जो रिवायती पार्टियां थी उनको नकार के बिल्कुल एक नई पार्टी, नहीं तो नहीं कह सकते, लेकिन ऐसी वो पार्टी नहीं जिसने फुल फ्लेज किसी स्टेट में को गवर्न किया हो। एक तो वहां पर अलग चीज नजर आती है। उत्तर प्रदेश, गोवा, उत्तराखंड, मणिपुर, यहां पर जिस तरह से बीजेपी ने कामयाबी हासिल की है, हालांकि उसके कई डायनामिक्स हैं। गोवा में जो कामयाबी है उसके डायनामिक्स बहुत अलग है कि किस तरह से वोट जो अपोजिशन का 50-50 होता है और कोई 51 के साथ आगे बढ़ता है। बहरहाल मैं उत्तर प्रदेश की बात पे कर रहा हूं। अमीन साहब, आपसे चूंकि अक्सर हम बातचीत करते रहे हैं, इस फैसले का पैगाम क्या है? क्या इस फैसले के पीछे कुछ वो जो बातें अभी आ रही हैं रेशियो की और बुलडोजर वगैरह वगैरह, क्या है इसका पैगाम? देखिए, यहाँ कोई बुलडोजर वाली बात नहीं है। सवाल इस बात का है कि हुकूमत जो थी उसने काम किए हैं लोगों के, और हुकूमत के काम करने के तौर तरीके को पब्लिक ने समझा है। लोगों ने जो योगी जी की बात थी वो 80 और 20 के लिए सोचा होगा कि शायद ये किसी और तरीके से एक्सप्लेन करें, लेकिन जो सोचना था उनका योगी जी का कि 20 और 80,
यानी जो 20% जो रईस लोग हैं उनके लिए पार्टी काम नहीं कर रही थी, 80 लोगों के लिए काम कर रही थी। यानी उसमें 80% में सारे कौम के लोग थे। आपको याद होगा कि पिछली डिबेट में मैंने कहा था कि वेस्टर्न यूपी की बात थी कि जाट एक जगह चला जाएगा, यूपी के बाद आया कि यादवाबाद में जो यादवाबाद चला जाएगा। देखिए, आप देखिए वेस्टर्न में आप मुसलमानों का भी देखिए कि देवबंद से भी मुसलमानों ने बीजेपी को वोट दिया है। अब ये आप उठा के देख सकते हैं, अब ये वोट बंद हो चुके थे, गिने जा चुके हैं, और जब आप डाटा निकालेंगे तो आपको पता लग जाएगा प्रबुद्ध कि मुसलमानों ने कितने % वोट दिया है। अब कल मेरी बात हो रही थी इलाहाबाद में, बहुत जाने माने वकील हैं, उन्होंने भी यही कहा कि मेरी वाइफ ने, मुस्लिम वकील है, मेरी वाइफ ने, मेरे बच्चों ने और मैंने जो है बीजेपी को वोट डाला है। और ये कह रहे थे कि मैंने सबक इससे लिया कि हमारी नौकरानी बता रही थी कि पीएम आवास योजना जो है उसको मकान मिला और उसको 500 रुपए महीने मिल रहे हैं, और उसको अनाज मिल रहा है, और गैस मिल रही है, गैस की सब्सिडी मिल रही है। और उन्होंने ये नहीं सोचा कि गांव में कोई हिंदू रह रहा है, मुसलमान रह रहा है, बल्कि ये जो पॉलिसी थी सेंट्रल गवर्नमेंट की वो अडॉप्ट की गई थी कि सबका साथ, सबका विकास और सबके लिए। उसका नतीजा है कि जो वोट आए हैं। और ये कहने जो बीच में डिवीजन कर रहे थे लोग, चाहे वो समाजवादी वाले रहे हो या और भी लोग रहे हो, इवन मेरी टिकैत से भी एक दिन बात हुई थी एक चैनल पे, तो ये कह रहे थे कि साहब बेईमानी होगी ईवीएम में। ईवीएम की कोई बेईमानी नहीं होती, जो आपने होमवर्क किया है वो एग्जाम देने जा रहे हैं, वो जनता। चलिए, अब वो क्या कहाँ बेईमानी थी या नहीं थी उस पर तो अभी हम बात नहीं कर रहे हैं। हम बात सिर्फ ये कर रहे हैं कि ये जो फैसला है वो क्या बता रहा है, चूंकि अब वो एक अलग मौजू हो जाएगा। ईवीएम पे शक किया जाए न किया जाए, ईवीएम पे शक करना एक अलग मौजू है, और ईवीएम का मूवमेंट यहां से वहां ये एक अलग मौजू है। प्रेम कुमार जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं। सवाल सिर्फ यह है कि क्या कहता है फैसला 2022, इस फैसले में क्या छुपा है, खुसूसन अभी हम उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं। सबसे पहले आजम जी, इस 5 राज्यों के चुनाव की अगर हम बात करें जी, तो उसमें चूंकि भारतीय जनता पार्टी ने एक्सपेक्टेशन के, वो अपने एक्सपेक्टेशन के हिसाब से परफॉर्मेंस ने जरूर किया, लेकिन चारों राज्यों में वापस आएंगी ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था, लेकिन उसने किया। और पंजाब में जो बदलाव आए आम आदमी पार्टी के रूप में, और उत्तर प्रदेश में जो आए, तो एक बदलाव तो राष्ट्रीय राजनीति पर यह होता दिख रहा है कि कांग्रेस की स्थिति जो है अब विपक्ष के रूप में बीजेपी को चुनौती देने के लिए जितनी अहमियत होगी उसमें थोड़ी कमी आएगी। और अब आम आदमी पार्टी खुद को राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करने के लिए एक और महत्वाकांक्षी दावेदार के रूप में सामने आएगी। जो अगला जो गुजरात चुनाव होगा उसमें ये बात एस्टैब्लिश होगी। अगर वहां गुजरात में आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस की जगह विपक्ष की भूमिका ले ली, या प्रतिद्वंदी में तौर पर उभर करके बीजेपी को शिकस्त देने में वो सामने आ जाए, तो कुछ इस किस्म का होगा, तो फिर कांग्रेस के लिए राष्ट्रीय स्तर पर नेतृत्व करने में दिक्कत आएगी, जो गठबंधन को जोड़ने में भी दिक्कत आएगी। एक ये परिणाम होगा जी। दूसरा ये है कि उत्तर प्रदेश का जो चुनाव परिणाम है वो मैं ये मानता हूँ, इसको इस रूप में देखता हूँ कि ये प्रो पीपल एजेंडा जो है, चाहे मोहम्मद अमीन साहब, मैं गुजारिश करूंगा आपके पास मैं फिर से आऊंगा। अभी जो साहब बोल रहे हैं उन्हें बोलने दिया जाए। प्रेम कुमार जी को हम लोग सुन रहे हैं जी, प्लीज प्लीज। नहीं अमीन साहब, ऐसे नहीं, यहाँ पे मैं कोई डिबेट नहीं करा रहा हूँ कि आपके बोलते बोलते दूसरा कोई बोले। प्लीज, मैं थोड़ा सा चाहूंगा, अभी सेकंड राउंड में आप अपनी बात बीच में रखेंगे, अभी मैं आपको इजाजत नहीं दे सकता, माफ कीजिएगा जी। प्रेम कुमार कंटिन्यू। जी, मैं कह रहा हूँ उत्तर प्रदेश में जो चुनाव परिणाम आया उसको मैं मानूंगा कि ये प्रो पीपल एजेंडा जो है, चाहे सत्ता पक्ष ने रखा राशन प्रशासन के नाम पर, या विपक्ष ने रखा बेरोजगारी का मुद्दा, महंगाई का मुद्दा, छोटा पशु बेसहारा पशुओं का मुद्दा, या किसान आंदोलन, इन सारे का इफेक्ट हुआ है। इनमें से कोई इश्यू नहीं है जिसका परिणाम चुनाव में नहीं दिखा है। सबके चुनाव परिणाम में असर दिखे हैं। समाजवादी पार्टी का जो 36% वोट आना अपने आप में 22% से बढ़ करके 36%, 14% की जो ग्रोथ है, ये अपने आप में सत्ता बदलने वाली ग्रोथ होनी चाहिए थी, लेकिन सत्ता नहीं बदल पाई इस ग्रोथ में। तो इसकी वजह ये थी कि भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक गिरा नहीं बल्कि बढ़ गया। तो ये भारतीय जनता पार्टी की ने जो अपनी पॉजिटिव पॉलिटिक्स जो उसने की,
के विकास का मुद्दा रखने की कोशिश की या सुरक्षा का मुद्दा रखने की कोशिश की, या फिर यूं कहें कि उनकी नेगेटिव पॉलिटिक्स को जनता ने नजरअंदाज किया, तो उस हिसाब से बीजेपी ने अपना वोट प्रतिशत बढ़ा लिया। तो ये समाजवादी पार्टी का 14% का ग्रोथ भी सत्ता को बदलने लायक साबित नहीं हुआ। ये एक नई बात हुई है किसी भी प्रदेश के सियासत के लिए कि चुनाव परिणाम के हिसाब से कि एक विपक्ष का 14% ग्रोथ होता है और सत्ता जो पक्ष है उसका भी ग्रोथ होता है। ये दो ध्रुवीय राजनीति की जो उत्तर प्रदेश में शुरुआत हुई है उसका ये नतीजा है कि ये सरकार बची रह गई, सीटें कम हुई, लेकिन प्रतिशत वोट उसके बढ़ गए। बिल्कुल, मैं फिर से आऊंगा आपके पास, अभी रुख करता हूं जरा प्रोफेसर मोहिबुल हक साहब का। प्रोफेसर मोहिबुल हक साहब, आज जो हमें उन्वान रखा है वो ये है कि क्या कहता है फैसला 2022। मैं इस पे छोटा सा आपसे कमेंट चाहूंगा और मैं चाहूंगा कैटेगरिकली मुझे कुछ बताएं। ये फैसला बीएसपी के बारे में क्या कहता है, ये फैसला एमआईएम या इन जैसी दीगर पार्टियों के बारे में क्या कहता है, ये फैसला बीजेपी की सीटें कम हुई है, परसेंट बढ़ा है, इसके बारे में क्या कहता है, ये फैसला अपोजिशन को मजबूत करता नजर आ रहा है, इसके बारे में क्या कहता है मोहिबुल हक साहब? देखिए, सबसे पहली बात हमें ये देखने की है कि ये जो मैंडेट मिला है बीजेपी को, तो एक पॉलिटिकल पार्टी जो 312 सीट पे थी वो घट करके आप देखिए इस पोजीशन पे आई है आज। तो अगर मान लिया कि ये 312 से 270 वगैरह के करीब आ जाती है तो ये अपने आप में एक डिक्लाइन होगा इस पॉलिटिकल पार्टी का। लेकिन हमें ये देखना चाहिए कि एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद इतनी तादाद में सीट जीतना ये अप्रिशिएबल है। नंबर 2, अगर आप देखें तो अभी अमीन साहब फरमा रहे थे कि जो 80 और 20 की बात वो कर रहे थे, वो 80% गरीब और 20% अमीर। मुझे ये समझ में नहीं आया कि इनके पास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का या उत्तर प्रदेश का या कौन से एम्पेरिकल स्टडी है जिसकी बुनियाद पे ये बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में 20% अमीर हैं और 80% गरीब हैं। सबसे पहली बात, टीवी चैनल्स पे अगर हम बैठते हैं तो हमारा होमवर्क प्रॉपर होना चाहिए और ऑथेंटिक बात करनी चाहिए। नंबर 3, सबसे अहम बात, देखिए 80-20 क्या है वो सब लोग जानते हैं, ये भी जानते हैं। बात कर रही है, मैं इसमें देखिए ये सब लोग जानते हैं कि 80-20 क्या कह रहे हैं। योगी जी जब फरमा रहे थे कि अब्बा जान कहने वाले सारे राशन खा जाते हैं, तो किसको बोल रहे थे ये सबको पता है। होमवर्क करके आएंगे हम। आप थोड़ी देर सुन ले, अमीर साहब सुन ले, आपका भी मौका आएगा। दूसरा आप लोगों के साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि आप लोग किसी की सुनते नहीं, आप लोग बोलते ज्यादा। 80% जो देश है वो गांव में बसता है। आऊंगा, इसका जवाब दे दीजिए प्लीज। अमीन साहब जी। अमीन साहब, आप जरा सुन लें, तो आप सिर्फ बोलते रहेंगे या कुछ सुनेंगे? हिंदू मुसलमान से मत जोड़िए। आप लोग सुनेंगे नहीं, बोलते रहेंगे। सब लोगों ने मिलकर। देखिए, मैं ये कह रहा हूं मोहम्मद अमीन साहब, मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं, फिर से अच्छा नहीं लगेगा कि मैं, आप तो सिर्फ पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं तो कई बार कहता हूं कि मैं माइक बंद कर दूंगा, लेकिन ये अच्छा नहीं है। आप सब लोग लर्नेड हैं और आप समझने की कोशिश कीजिए, आप अपनी बारी का इंतजार कीजिए, आप नोट कीजिए पॉइंट्स को, आप उसका जवाब दीजिएगा अगली बारी प्लीज। अमीर साहब, जब आप बोल रहे हैं कि कोई नहीं बोल रहा था, प्लीज आप एक सेंस ऑफ डिस्कशन जी आगे बढ़े। पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मोहिबुल, देखिए, जो योगी जी जब ये कह रहे थे कि अब्बा जान कहने वाले सारे राशन खा जाते हैं, तो पब्लिक समझ रही थी किसको कह रहे थे। बुलडोजर बाबा बन के जब उभर रहे थे और वो कह रहे थे कि किराना में सब मैं ठंडा कर दूंगा जो गर्मी है, वो भी समझ में आ रहा था किसको कह रहे थे। एक बात तो माननी होगी, पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स भी उन्होंने की, नंबर 1। नंबर 2, दूसरी जानिब अगर आप देखें तो ये जो डिफरेंट योजनाएं इन्होंने चलाई और उसका जो गरीबों को फायदा हुआ, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। वो भी एक सिग्निफिकेंट फैक्टर रहा है। राशन का मामला हो या फिर ये प्राइम मिनिस्टर आवास योजना हो। और चौथा जो अहम जो सबसे अगर मामला देखेंगे तो मायावती की अमित शाह बीच में तारीफ कर रहे हैं और मायावती जी ये कह रही हैं कि जहां पे बीएसपी जीतने के पोजीशन में नहीं है वहां पे आप अपना वोट ट्रांसफर कर दीजिए बीजेपी को। तो ये जो एक सिग्निफिकेंट, और आप देखिएगा 22% से मायावती का 12% से कम पे आ जाना, ये जो 10% वोट है। और अभी एक स्पीकर बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मैं सेकंड राउंड में सबको मौका दूंगा प्लीज। चंद्रशेखर आजाद तक को अपने कोalition में शामिल नहीं कर पाए। नतीजे के तौर पे जो सबसे बड़ी वजह ये हुई कि चंद्रशेखर आजाद को भी शामिल नहीं कर पाए, तो दलित वोट वो इस कोalition। प्रभात राय साहब ने सवाल उठाया था कि चंद्रशेखर आजाद को समाजवादी पार्टी ने शामिल न किए, अपने हिकमत अमली में एक बड़ी गलती की है। मोहिब साहब, आप ये कहना चाह रहे हैं? ये बिल्कुल सही बात है।
और ये बात अहम है। आप देखिए कि 22% से मायावती का 12% पे आ जाना, 12% से कम पे आ जाना, और फिर ये जो 10% ये वोट कहां गया, ये ज्यादातर वोट ट्रांसफर हुआ बीजेपी को। तो बीजेपी की ये जो सिग्निफिकेंट आप विक्ट्री देख रहे हैं, अदरवाइज आप देखेंगे तकरीबन 70-80 सीटें ऐसी हैं जो 1000 से 10,000 के बीच में मार्जिन रही है, और अगर 1000 से 10,000 का मार्जिन हटा दीजिए और डिफरेंट जगहों पे कैंडिडेट्स को आप देख लीजिए, जो मायावती के कैंडिडेट रहे या बीएसपी के कैंडिडेट जिन्होंने वोट्स लिए हैं, तो अल्टीमेटली ये बिल्कुल पिक्चर चेंज हो जाता है। ठीक है, ठीक है, ओके। अब मैं आता हूं मोहम्मद अमीर साहब, मैं अब आपके पास आ रहा हूं। आपको कुछ एतराजात थे जो प्रेम कुमार जी कह रहे थे और जो मोहिब जी कह रहे थे, आप बताएं, अपनी बात रखें। देखिए ये चीज देखिए, कोई मायावती का जो पब्लिक है वो गुलाम नहीं रही, नंबर एक। न ही अखिलेश का कोई गुलाम है और न ही ओवैसी का कोई गुलाम है। ओवैसी का बंगाल में देख लिया था, साफ हो चुका। उत्तर प्रदेश में कहीं वो टिकते ही नहीं है, तो इनकी बातें करना नाजायज है मेरे हिसाब से। और अमित शाह का एक स्टेटस, बहुत बड़ा स्टेटस है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पहले रहे वो प्रेसिडेंट बीजेपी पार्टी के, मायावती को जोड़ के कि मायावती से उनकी बात हो गई और मायावती ने कह दिया तो इसलिए वोट नहीं मिला, ये सब कहने की बात है। अभी आप एग्री कर रहे थे मेरी इस बात से कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसियां थी, चाहे वो लोगों को जान बचाने के लिए टीका दिया गया हो, चाहे उनको जान बचाने के लिए खाना दिया गया हो, चाहे आज पीएम आवास की बात हो, चाहे जो भी सब्सिडी की बात हो, और औरतों के 3 तलाक के मुद्दे को भी देख लीजिए। सवाल इस बात का है, आज इस पार्टी ने ये सब खत्म कर दिया है, धर्म का मामला, बल्कि वो ले आई है सबका साथ, सबका विकास, सबके लिए। तो आज पब्लिक देख रही है कि उसको मिल किससे रहा है, इसलिए पब्लिक उसके साथ जा रही है। ठीक है, ठीक है, मैं मुझे सबके पास जाना है, मैंने आपको मौका दिया, वक्त दिया, और मैं उम्मीद करता हूं कि किसी के बीच में ना बोलें, ये बहुत अच्छी बात होगी। प्रेम कुमार जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। एक मेरा सीधा सवाल ये है कि सब लोग इसका मतलब निकालते रहे 80-20 का अलग अलग तरीके से। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं, क्या वो 20 हो, 30 हो या 15 हो, क्या इस फैसला, ये जो फैसला आया है वो किसी को डराता भी है? मेरे हिसाब से नहीं डरा था किसी को। जी, आप देखिएगा, प्रेम कुमार जी से मैंने सवाल किया है, प्लीज जी। एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और मुझे बोलने में थोड़ा अंदर से डर भी लगता है, अच्छा लगता भी नहीं है, लेकिन विश्लेषक के तौर पर विश्लेषण करना चाहता हूं कि इस चुनाव में जैसे आरएलडी है, राष्ट्रीय लोकदल है जी, उनको जाट समुदाय ने, किसान समुदाय ने 8 सीटों 9 सीटों पर जिताया, लेकिन उन सीटों पर नहीं जिताया जहां मुस्लिम उम्मीदवार थे। एक उदाहरण ये है, और दूसरा उदाहरण ये है कि वो मुस्लिम बहुल इलाके जैसे रामपुर हुआ, कैराना हुआ, उन सब जगहों पर सारे के सारे उम्मीदवार बीजेपी के हार गए। ये 2 उदाहरण को रखिए। तो इसमें ये बात तो समझ में आती है कि राष्ट्रीय, अब जब आगे राजनीति होगी तो जैसे भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों को उम्मीदवार नहीं बनाती, वैसे ही अब विपक्ष में भी ये प्रवृत्ति पैदा होगी कि मुसलमान जिताऊ उम्मीदवार तो नहीं रह गया कहीं। लेकिन प्रेम कुमार जी, तकरीबन 35 चेहरे 30 के ऊपर जो है वो कामयाब ही हुए हैं इस बार। 36 चेहरे हैं, पिछले बार से 2 चेहरे ज्यादा हैं। जी हाँ, जी हाँ, पिछली बार से। फिर भी ये फीसदी जो है 8.5% के करीब बैठती है मुसलमानों की नुमाइंदगी विधानसभा में। मगर मैं उस प्रवृत्ति की ओर ध्यान दिलाना चाह रहा हूँ। ये प्रवृत्ति पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं है, ईश्वर करे कि ऐसा ना हो, और मगर यही वो चीज है जो सियासत को पर हर किसी भी संवेदनशील व्यक्ति को बेचैन करती है। बिल्कुल, मैं प्रभात राय से फाइनल कमेंट लूंगा। प्रभात राय साहब, आप उस रीजन से बिलोंग करते हैं, इससे पहले आपने बताया था, लेकिन आखिर ऐसा क्या हो गया कि उस बेल्ट से जो पहले फेज में चुनाव हुए थे और दूसरे में भी, वहां पर समाजवादी पार्टी को उतनी कामयाबी नहीं मिली, आरएलडी को उतनी कामयाबी नहीं मिली? देखिए, मैंने आपको पहले ही ये पूरी रणनीति गड़बड़ हुई जनाब। हुआ ये कि अखिलेश यादव ने बहुत व्यक्तिवाद दिखाया, इंडिविजुअल हीरोइज्म जिसे आप कहते हैं ना, इंडिविजुअल हीरोइज्म से काम नहीं चलेगा। इतनी ताकतवर पार्टी के पास, जिसका कैडर जो है गली गली में हो, मोहल्ले मोहल्ले में हो, जिसके बाद इतने बूथ पर भी जिसका इतना नियंत्रण हो, जिसके बाद इतनी दौलत हो, उससे लड़ना आसान नहीं होता। बेहद जनता में बेहद नाराजगी थी, लेकिन वो नाराजगी बढ़ गई। चंद्रशेखर जैसा व्यक्ति जो एक हीरो है अपने इलाके का, हमारे इलाके का, उसकी उपेक्षा की गई, उसको गोरखपुर जाना पड़ा। दलित का इस तरह बीजेपी की तरफ चला जाना
अपने आप में एक बहुत ही त्रासद घटना है विपक्ष के लिए। उनके लिए बहुत अच्छी है, उनके लिए तो उनका तो भाग्योदय हो गया जो लोग बरसरे इक़्तिदार आए और जिनको शिकस्त पा मान रहे थे बहुत सारे लोग कि भाई इस बार तो बेहद नाराजगी है, इस बार तो बेरोजगारी है, इस बार तो इतना बड़ा किसान आंदोलन है, इतना घुटने टेकने पड़े मोदी जी को उस किसानों के सामने। और उत्तर प्रदेश के खासतौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों का बड़ा किरदार रहा और वो एक हो जाएंगे। वो हिंदू मुसलमान सब गए थे वहां पर, लेकिन यकीनन ये जो जहर है बहुत गहराई से अंदर उतरा हुआ है, यह आसानी से खत्म नहीं होगा। एकदम ठीक, यह आसानी से खत्म नहीं होगा। कई अलग अलग इसके माने मतलब डायनामिक्स निकाले जा रहे हैं, लेकिन क्या सियासत अगर अपोजिशन को मजबूत करती नजर आ रही है तो वहीं क्या कोई ऐसा भी है, कोई कम्युनिटी या जिसे हाशिए पर रखने की कोशिश हो रही है, या ऐसा है कि इलेक्शन से पहले भी जिस तरह से बात अब आ रही चंद्रशेखर के ताल्लुक से, क्या समाजवादी पार्टी की ये बहुत बड़ी गलती रही? बहुत सारे इस पर सवाल उठते रहेंगे। फिलहाल आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।